गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू मेंटर 365 गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। तो भाई आखिरी के 21 दिन बच गए स्टेट एग्जाम के। स्टेट एग्जाम के लास्ट 21 दिन बच गए। तो लास्ट 21 दिन में सीडीपी के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए 21 डेज पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो आज कितनी तारीख है भाई? 5 जुलाई और 2025 से लेके और टिल एग्जाम, कि जब तक एग्जाम होगा तब तक पर डे कितने 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स की 35 मार्क्स की कितनी सीडीपी आती है अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी? 30 नंबर की सीडीपी सेक्शन ए से आती है। 5 नंबर के जो सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो आती है जिसमें किसमें टीचिंग मेथड्स पूछे जाते हैं। जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो उसकी मेथडोलॉजी पूछी जाती है, उसके असेसमेंट इवैल्यूएशन पूछे जाते हैं, उन्हीं पे बेसिस आती है। जो कि लास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस के बेसिस पे मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि सीडीपी के टोटल 35 क्वेश्चंस आते हैं। 35 क्वेश्चंस के अंदर कितने 35 मार्क्स की हो गई है। और इन 35 मार्क्स के अंदर आपको पूरे पेपर का 23.3% वेटेज है। तो मेरे भाई अभी भी जिसके 10 नंबर 15 नंबर अगर सीडीपी में स्कोर कर रहे हो तो मेरे भाई लास्ट 21 दिन है, लास्ट 21 दिन आप इस पीवाईक्यू सीरीज के साथ जुड़ो। अपना जो थ्योरीज अभी तक आपने पढ़ी है उसका रिवीजन करो। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो भी अपने रिवीजन के लिए यहाँ आ जाओ। आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। और नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 35 क्वेश्चंस की सीरीज। और इसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड्स आपको यूज करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम अटेम्प्टिंग, कि एग्जाम को अटेम्प्ट करते टाइम आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन से कीवर्ड्स पे हम फोकस करेंगे कि कौन से कीवर्ड्स यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अपनी सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक दो बात और बता देता हूं कि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको जितने भी नीचे एग्जाम्स, जितने भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे वो ऑप्शंस आपको सारे सही लगेंगे ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चंस में, कि ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। पर इसमें आंसर करते टाइम आपको एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, कि ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा इसमें मेरा पहला आंसर आ गया, अगर ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम मेरा पहला आंसर आ गया तो मैं बाकी के 3 ऑप्शंस को, रेस्ट 3 ऑप्शंस को मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार मैं जल्दी से ज्यादा पूरे पेपर में 35 क्वेश्चंस पढ़ने में, 35 क्वेश्चंस के आपको 4 ऑप्शन पढ़ने में 2 मिनट का फर्क पड़ेगा। और स्टेट में इनफ टाइम होता है। आप जब एग्जाम देने जाते हो 150 क्वेश्चन होते हैं तो कोई भी ज़्यादा नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ये थ्योरेटिकल एग्जाम है तो आपको भरपूर टाइम मिलेगा। तो तीनों ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं। इन तीनों ऑप्शंस में सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको आपको टिक करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। दूसरी चीज हमेशा आंसर करते टाइम एक चीज ध्यान में रखना कि एलिमिनेशन मेथड का, कि एक बार तो एक चीज देखना कि सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है एलिमिनेशन मेथड में। दूसरी चीज ये देखनी है आपको कि ये आंसर हो ही नहीं सकता, कि हर एक क्वेश्चन को, ऑप्शंस को गलत करने की सोचना है कि ये कैसे गलत है। ठीक है, कि जैसे इस क्वेश्चन में यूज करके बताऊंगा मैं। ठीक है, कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ द चाइल्डहुड। तो तीसरी लाइन मैंने बोला कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताते चलूंगा। सबसे पहले मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। तीसरा आपका पेपर ऑफलाइन मोड में होगा तो आपको क्या करना है उस चीज का, कि एडवांटेज उठाना है। जो चीजें आप पेपर के अंदर मार्क कर सकते हो उसको मार्क करके चलना है। कि जैसे इस क्वेश्चन में एक कीवर्ड है उसको आपको मार्क करके चलना है। कौन सा कीवर्ड है? कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट। ये नोट ध्यान में रखते हुए आंसर देना, कि जल्दी पढ़ने के चक्कर में हम किसी न किसी ऑप्शन पे टिक करके सीधा चल देंगे कि चाइल्डहुड देखते हुए अदर नेम ऑफ द चाइल्डहुड। तो इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा गैंग एज, या फिर गैंग एज हम मार्क करके चलेंगे क्योंकि चाइल्डहुड का नाम वही होता है। तो उससे अच्छा है कि इसमें नोट लिखा हो, तो नोट में कौन कौन सी, तो आपने नाम सुना होगा हमेशा चाइल्डहुड के अंदर एलिमेंट्री स्कूल एज होता है, प्री गैंग एज ये भी होता है, गैंग एज ये भी होता है।
इसके अंदर आ जाते हैं कि प्रारंभिक विद्यालय आयु गिरोह से पहले की आयु, गिरोह आयु या दल आयु, गैंग एज बोलते हैं कि जिसमें किसी एडोलेसेंस से पहले या फिर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड के अंदर ये सब आती है। आपने पूरी सीडीपी पढ़ते टाइम, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ते टाइम आपने स्मार्ट एज का नाम कहीं नहीं सुना होगा, किसी टीचर ने कभी भी कोई भी मेंशन नहीं किया होगा। तो सबसे पहले आपको किसको, स्मार्ट एज को बाहर निकालना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मार्ट एज क्या है, गलत है। इसमें हमें यहां से देखना कि अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का दूसरा नाम क्या है, कि चाइल्डहुड के दूसरे नाम क्या है। तो इनमें से हमें चाइल्डहुड के अगर नाम्स का भी नहीं पता, चाइल्डहुड के क्या क्या नाम है उनका अगर हमें नहीं पता, तो भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने पूरा पढ़ते टाइम 2 साल आपने बीएड करी होगी, डीएलएड करी होगी, जो भी आपने वोट एवर कोर्स आप करके आए हो, उसके बेसिस पे आपने कभी ना कभी तो कोई नाम तो सुना होगा। अगर मैं मानता हूं कि आप पढ़ के भी नहीं आए, आप पढ़े भी नहीं, बीएड भी आपने ऐसे ही कर ली कि नॉन अटेंडिंग टाइप कर ली आपने बीएड, उसके बेसिस पे भी मैं जिस दिन एग्जाम देने गए हो तब तो कभी पढ़ा होगा। ये वर्ड आपने पूरी बीएड के दौरान, अभी आपने तैयारी की एस्टेट के दौरान, किसी भी टीचर से आपने चाहे कोर्स लेके पढ़ो, चाहे वैसे आपने यूट्यूब से पढ़ा होगा, किसी भी टीचर ने स्मार्ट एज नाम से कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई आपको, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा है, आंसर स्मार्ट एज ही है, क्योंकि इसमें नोट पूछा गया था। इसमें क्या पूछा गया था, नोट पूछा गया था। तो अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की अगर नॉलेज भी नहीं है और आप अगर एलिमिनेशन मेथड भी लगाना जानते हो, तो भी आप इजीली अपना काम करके निकल सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या है, स्मार्ट एज है कि इनमें से कौन सी चीज नहीं थी। हमें नोट पूछा गया है, नहीं पूछा गया है कि हमारा जो बाल्य अवस्था का स्टेज नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट IQ रेंज ऑफ द मैंगोलिज्म मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, कि मैंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्वक बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है। अब इसमें किसमें आ चुके हैं हम, अब हम डिसेबिलिटीज़ के अंदर आ चुके हैं। डिसेबिलिटीज़ के अंदर जो डिजीज़ है उनके बारे में पढ़ना है। उनके बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा मैंगोलिज्म जो डिजीज है वो मानसिक मंदतापूर्वक बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है। मंदतापूर्वक आ गया तो इसमें भी हमें एलिमिनेट कर सकते हैं कि मंदतापूर्वक में क्या होगा, ठीक है। इसमें पहले तो इसका सबसे पहले देखेंगे कि ये किस चीज में ये दूसरा नाम है किसी डिजीज का, कौन सी डिजीज का दूसरा नाम है। आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा क्या, जिस टाइम पे आपने डिसेबिलिटीज का डिसेबिलिटीज चैप्टर पढ़ा होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आपको डिसेबिलिटीज पढ़ाई गई होंगी, कितने 21 टाइप की। 2016 पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी 21 डिसेबिलिटीज है। 21 जैसे पीवाई की सीरीज है वैसे 21 डिसेबिलिटीज है। उसके बाद में 1995 के अंदर पीडब्ल्यूडी एक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी 7 डिसेबिलिटीज है, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी कि 1995 के अकॉर्डिंग कितनी डिसेबिलिटीज हैं और 2016 पीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी डिसेबिलिटीज है, उन डिसेबिलिटीज के बारे में देखना है। तो 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर 7 डिसेबिलिटीज हैं और 2016 के अकॉर्डिंग 21 डिसेबिलिटीज हैं। तो इसके अंदर आपने एक डिजीज पढ़ा होगा जो 21 डिसेबिलिटीज के अंदर एक डिजीज आती है जो किसमें डाउन सिंड्रोम नाम से आपने पढ़ा होगा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि 21 ट्राइसोमी बोलते हैं कि 21 वाला जो क्रोमोजोम होता है, हमारे टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोजोम होते हैं, उसमें से जो 21 क्रोमोजोम होता है उसकी एक्स्ट्रा प्रतिलिपि मतलब उसका डबलेशन हो जाता है कि 21 की जगह एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जुड़ जाता है, उसी की वजह से डिसेबिलिटी जाती है। तो उसी को क्या मंगोलिज्म नाम के उसका टाइप है, कौन सा मंगोलिज्म। उसके अंदर IQ कितनी होती है, IQ वाले इंटेलिजेंस चैप्टर के अंदर हमने IQ की सीरीज पढ़ी थी कि नॉर्मल IQ कितनी होती है 90 से लेके 110 के अंदर नॉर्मल होगी। नॉर्मल IQ है 140 सुपीरियर के अंदर आएगी हाई IQ जिसे गिफ्टेड बोलते हैं। उसके बाद में प्रोफाउंड बोलते हैं 20 से नीचे, लेस देन 20 प्रोफाउंड। तो इसका आंसर आपको मंदबुद्धिता का मंदतापूर्व बालकों के लगभग बुद्धि स्तर का प्रसार क्या होता है।
तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि डिसेबिलिटी है, उसके अंदर आपको टाइप्स भी पढ़े होंगे कि डाउन सिंड्रोम में कितने होती है, उसकी रेंज होती है, कई बार ये फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, पर इसको भी हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं। 61 से 51 भी ठीक है, नॉर्मल सीवियर के अंदर आता है। उसके बाद 35 भी है। तो जो बिलो प्रोफाउंड की बात की है, मानसिक मंदबुद्धिता का प्रसार कितना होता है, बिलो 20 होता है मेरे भाई। इसका आंसर आप मार्क करके चल सकते हो, बिलो 20 होता है। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो मैंने बता दिया कि 21 नंबर क्रोमोजोम होता है, 21 ट्राइसोमी भी बोलते हैं। 21 ट्राइसोमी के अंदर क्या होता है कि इसकी एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है, जिसकी वजह से उसमें ये डाउन सिंड्रोम डिसेबिलिटीज हो जाती है। उसके मानसिक जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, उसके कॉग्निशन लेवल होता है, वो थोड़ा मंदता होता है। उसके सोचने समझने की थिंकिंग प्रोसेस, उसकी जो एप्लीकेशन होती हैं, डे टू डे टास्क परफॉर्म करने की जो क्षमताएं होती हैं वो कम होती हैं। उसके फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, उसकी हाइट छोटी होगी, उसका पाम्स फ्लैट होंगी, गर्दन छोटी होगी, उसके बाद में फेस भी फ्लैट होगा। ये उसके फिजिकल कुछ अपीयरेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इसके एक्सप्लेनेशन है कि द कंडीशन मैंगोलिज्म रेफर टू डाउन सिंड्रोम, द चिल्ड्रन विद द सीवियर मेंटल रिटार्डेशन टिपिकली हैव द IQ below 20. Children with Down syndrome generally fall with the range of the 20 से 70 IQ, but severe case can be fall below 20. कि सबसे कम हमसे पूछी थी तो उसी के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स विच डज नॉट कम अंडर द प्रोसेस इन द सोशलाइजेशन, कि अभी ये सोशियोलॉजी से एक क्वेश्चन आया कि सोशलाइजेशन के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। फिर से वही मैं बता रहा हूं कि ये चीजें आपको मार्क करते हुए चलना है कि नोट पूछा है कि सोशलाइजेशन के अंदर कौन सी चीजें नहीं आती। लर्निंग टू बिहेव इन द सोशली अप्रूव वे, कि सोशली अप्रूव वे में आपको बिहेव करना है, सही बात है। उसके बाद प्लेइंग एप्रोप्रिएट सोशल रोल्स, कि सोशल रोल हमें प्ले करने हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद में सामाजिक अभिवर्ती का विकास करना है, कि डेवलपिंग ए सोशल एटीट्यूड, कि सामाजिक की टूवर्ड सोशल एटीट्यूड क्या होता है वो हमें डेवलप करना है। उसके बाद में ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर में क्या होता है कि खुद तक आत्म केंद्रित व्यवहार, के मतलब अपने आप तक सीमित रहना, अपने आप तक सीमित रहना, कि खुद तक सीमित होना। ये तो सोशलाइजेशन का पार्ट है ही नहीं कि सेपरेशन, सोशलाइजेशन, ये कुछ वर्ड है। इगोसेंट्रिज्म का मतलब है कि सेल्फ तक, आत्म केंद्रित, खुद तक ही सीमित रहना, खुद तक सीमित होना, कि आप अपने आप किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, बातचीत नहीं करना, लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहना, किसी सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो ये चीज किसमें, इगोसेंट्रिज्म में आता है, कि अपने से मतलब रखना, खुद तक ही सीमित रहना। नोट पूछा है तो नोट में बाकी सब किसको, सोशलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिरी वाला जो ऑप्शन है वो सोशलाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आंसर कौन सा, इगोसेंट्रिज्म बिहेवियर है, ये अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, उसको ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज द मोस्ट विजुअल इन द डांसर्स, एथलेटिक्स एंड सर्जन्स एटसेट्रा इन नोन एज व्हाट, कि बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलेटिक और सर्जन इत्यादि में पाया जाता है कहलाता है। कि ये 4 टाइप के हमें दिए, कि हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस का हमने चैप्टर, हार्वर्ड गार्डनर जो थ्योरी थी उसमें 8 टाइप की इंटेलिजेंस हमें बताई गई थी। उन 8 टाइप की इंटेलिजेंस के अंदर से ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा है कि 4 टाइप की दी गई है, बॉडली काइनेस्थेटिक, स्पेक्टिकल, लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस और म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो इसमें से कौन सा है जो नर्तक, एथलेटिक और सर्जन सब में पाई जाती है? कौन सा, शरीर गति की बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि और संगीत बुद्धि। ठीक है, अगर डांसर है, एथलेटिक है, तो सबसे ज्यादा किस चीज का यूज करते हैं? डांसर हो गए सबसे ज्यादा कौन से, उसका अपना बॉडी का यूज वो सबसे ज्यादा करते हैं, कि वो अपने एक्सप्रेशंस का, बॉडी का इनका यूज। एथलेटिक्स सबसे ज्यादा किसका, अपने फिजिकल बॉडी, जो उसका जो अपनी बॉडी होती है उसी वो ही सपोर्ट करती है। एथलेटिक बॉडी होती है, उसी के अंदर ही जो एथलेटिक जो भी अलग अलग गेम्स करते हैं, जो भी खेलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उनका कौन सा, फिजिकल का ही उसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो उनमें कौन सी आएगी कि उसके अंदर बॉडली काइनेस्थेटिक। ये चारों टाइप के हैं, टोटल 8 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। तो इनमें सब में कौन कौन सी, कि एथलेटिक, सर्जन और डांसर्स, इन सब की है। चलो ठीक है, मान लिया डांसर में भी आपने सर बता दिया कि हमने सबसे ज़्यादा बॉडी का यूज करते हैं अपने एक्सप्रेशंस में, अलग अलग टाइप के स्टेप्स शो करने में। उसके बाद में किसका
एथलेटिक्स का भी बोल दिया कि भाई रनिंग करने में, खेलने में, कोई भी गेम। बट सर्जन में कैसे होता है? सर्जन्स में बॉडी काइनेस्थेटिक इसलिए होती है क्योंकि जिस टाइम वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उनकी जो, आपने दो टाइप की फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ी होगी, एक ग्रोस और एक फाइन। ग्रोस में क्या होती है? बिग मसल्स का हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो एथलेटिक्स में और डांसर्स में हमारा ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज हो रहा है। बट फाइन मोटर स्किल्स में बॉडी कैसे का अपने हाथ पे कितना कंट्रोल होता है कि सर्जरी का परफॉर्म करते टाइम पे कितना गहरा कट लगाना है, कौन सी वेंस पे, कौन सी आर्टरीज पे कैसे परफॉर्म करना है, कितना कंट्रोल रखना है अपने हाथों पे, वो सब किसमें? बॉडी काइनेस्थेटिक में आता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो उससे आगे नेक्स्ट में चलते हैं कि बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का ही सबसे ज्यादा यूज होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन द एलिमेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस, कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कौन सा एलिमेंट नहीं है? निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, हैंडलिंग रिलेशनशिप। तो इसमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस का हमने बात जिस टाइम पे टॉपिक पढ़ा था थ्योरी के अंदर, उस टाइम पे हमने बात करी थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या। इमोशनल इंटेलिजेंस वो होता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना और दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, खुद के इमोशंस को समझना, दूसरे के इमोशंस को समझना और उस पर कंट्रोल करना, वो ही किसमें? इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारे क्वेश्चंस को सपोर्ट कर रही है? कि सेल्फ मोटिवेशन पढ़ी थी। सेल्फ मोटिवेशन कि अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है, उसमें क्या है? अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है कि किस टाइम पे हमारा, कि कौन सी चीज़ में कैसे एफर्ट्स डालने हैं, कहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, कहाँ पे हमें एनर्जी पुट करनी है, उसी के बारे में। उसके बाद में एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरों को दुख को या फिर किसी भी दूसरे की सिचुएशन को उसकी जगह पे जाके अंडरस्टैंड करना, मतलब कि कोई किसी से प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उस प्रॉब्लम को खुद पे अप्लाई करके कि मैं इसकी जगह होता तो क्या मैं रिएक्ट करता, क्या मैं होता, मेरे ऊपर क्या बीत रही होती, तो उस चीज़ को समझने के लिए उस चीज़ को एम्पैथी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हैंडलिंग रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप को हैंडल करना है। अगर रिलेशनशिप्स को हमें समझना है तो रिलेशनशिप को समझने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल होना चाहिए। हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए कि हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उन चीज़ों के साथ अटैच होते हैं, किस सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करना है, वो सब चीज़ें कौन हमें हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है। तो बाकी तीन के एक उद्यमी सामर्थ्य है, जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है, उसमें क्या होता है कि बिजनेस पर्पज से, इकोनॉमिक पर्पज से, बिजनेस पर्पज से ये ऑप्शंस यहाँ पे डाला गया है कि बिजनेस के लिए कैसे उसमें आगे बढ़ना, वो सब चीज़ें। तो ये हमारे बाकी ऑप्शंस के साथ नहीं जा रहा, तो इसके लिए इसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल अलग है। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस, जो हमारे आंसर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो ही आएगा। ऑप्शंस को सपोर्ट नहीं कर रहा, वही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, ए स्टूडेंट लर्न न्यू कॉन्सेप्ट सच एज द कार्निवोरस एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड नोन बाय हिम एज सच एज टाइगर, डॉग, लाइन, लेपर्ड एटसेट्रा। दिस टाइप ऑफ लर्निंग नोन एज व्हाट? कि एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है। मांसाहारी पशु, कार्निवोरस एनिमल, मांसाहारी पशु कि एक नया वर्ड सीखता है। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? कि ये किन की वजह से, कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में किन की वजह से सीखता है? जो वर्ड इसे ऑलरेडी पता है, जो वर्ड को ये ऑलरेडी जानता है। कौन से? कि लाइन हो गया, लेपर्ड हो गया, डॉग हो गया, टाइगर हो गया, इन वर्ड से बच्चा ऑलरेडी फैमिलियर है। अगर किन्हीं वर्ड से ऑलरेडी किसी चीज से प्रीवियस नॉलेज है उसके पास, उसके बेसिस पे न्यू नॉलेज को ग्रहण करना, उसके बेसिस पे न्यू नॉलेज को सीखना, कि प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे न्यू नॉलेज सीखना ही क्या कहलाता है? महाकोटि। महाकोटि सीखना कहलाता है। महाकोटि सीखना क्या करता है? सुपर ऑर्डिनेटिव लर्निंग होता है, जिससे क्या होता है कि प्रीवियस लर्निंग के बेसिस पे, कि प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे जितनी हमें नॉलेज है उसी के बेसिस पे नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कि सुपर ऑर्डिनेटिव लर्निंग हम बोलते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द टाइप ऑफ द ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब यहां पे इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात हो रही है कि इंटेलिजेंस पढ़ते टाइम आपने इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, कुछ क्रिएटिविटी टेस्ट होते हैं, बाकी थ्योरीज के टाइम पे आपने पढ़ा होगा। तो ये टेस्ट, ये कौन सा? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है।
फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ये है कि इनमें जो टेस्ट हैं इनके नाम्स आपको याद रखने पड़ेंगे। इंटेलिजेंस के कौन से टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी के कौन से टेस्ट होते हैं, असेसमेंट इवैल्यूएशन के कौन से टेस्ट होते हैं, तो इनके नाम याद रखने हैं। तो फैक्ट बेस्ड है। बाकी जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे, कुछ रियल लाइफ पे बेस्ड आएंगे, कुछ सिचुएशनल बेस्ड आएंगे। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आता है कि आपको ये फैक्ट अगर आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसमें गैस लगाना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये जो भी टेस्ट होते हैं, ये देखो एक वर्ड है यहाँ पे, एक वर्ड, इसमें क्या आउट ऑफ द फॉलोइंग नोट तो आपको पता है कि कौन सा नहीं है, पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये नॉन वर्बल टेस्ट की बात हो रहा है, वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट की बात हो रही है। तो इसमें बाकी सारे कौन से वर्बल टेस्ट होंगे और एक बाकी सारे नॉन वर्बल होंगे, एक वर्बल होगा, बाकी सारे नॉन वर्बल होंगे। तो इसमें से नॉन वर्बल टेस्ट कौन सा नहीं है, बाकी 3 नॉन वर्बल टेस्ट है, एक नहीं है, वो कौन सा है, तो उसी के बारे में। तो अगर आपने इन फैक्ट्स को पढ़ा है, इन टेस्ट के बारे में अगर आपको पता है तो आप ये कर सकते हो, अगर नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो इसी के बेसिस पे मैंने वो वीडियो बनाई थी कि 32 आउट ऑफ 35। तो क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें पढ़ लोगे, क्योंकि थ्योरी बेस में आप पढ़ोगे वो चीज़ें, तो 100% आप ये करके आओगे। तो ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी है, आप देख लेना कैसे 32 आउट ऑफ 35 आपको स्कोर करना है उसी चीज़ पे बेसिस। उसके बाद में तो ये आर्मी बीटा टेस्ट कौन सा है, नॉन वर्बल टेस्ट है। शिकागो टेस्ट भी नॉन वर्बल है। उसके बाद में रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, ये भी नॉन वर्बल के अंदर आती है। इसमें एक आर्मी अल्फा टेस्ट है जो वर्बल टेस्ट होता है, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट कराते टाइम आपको करवाया गया है। तो आप एक बार गो थ्रू हो जाना उस चीज से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉनफ्रे ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? माइक्रो तंत्र, मैक्रो तंत्र, मीजो तंत्र, एक्जो तंत्र, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रोफर बर्नर लॉ एंड कस्टम्स आर एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें माइक्रो, मैक्रो, मीजो और एक्जो सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बॉनफ्रे ब्रेनर ने का एक इकोलॉजी मॉडल है, ब्रोफर बर्नर का क्या है, एक इकोलॉजिकल मॉडल है। उस इकोलॉजी मॉडल के बेसिस पे इन्होंने कुछ बताया है कि एक चिल्ड्रन पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं। उसका जो इकोलॉजिकल मॉडल है कि एक एनवायरनमेंट एक बच्चे पे कैसे इम्पैक्ट करता है, तो उसी के बारे में कि एनवायरनमेंट में जैसे माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्जो सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम है, इन सिस्टम के बेसिस पे उन्हें कैटेगराइज किया कि जो सबसे पास होता है उसे क्या बोलते हैं, जो दूर होता है वो कैसे इम्पैक्ट करता है, कि इमीडिएट फैमिली कैसे इम्पैक्ट करेगी, फैमिली प्लस जो आपके जो सेकेंडरी स्कूल होती है, सेकेंड स्कूल होती है, कौन सी स्कूल, जो स्कूल आपके नेबर्स, वो आप पे कैसे इम्पैक्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स का वर्क प्लेस आप पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, सोशल मीडिया आपके कैसे इम्पैक्ट करेंगे। कई इवेंट्स होते हैं, लाइफ लॉन्ग इवेंट्स होते हैं। लाइफ लॉन्ग इवेंट्स का मतलब होता है कि जो कभी कभार ज़िंदगी में होते हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई या फिर किसी का डाइवोर्स हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन जिसे भुलाया नहीं जा सकता, वो किसी इंडिविजुअल पे कैसे इम्पैक्ट करता है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में है ये ब्रूफर बर्नर इकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये मॉडल है इनका, तो उनके बारे में इन्होंने बताया था। तो अगर आप ये मॉडल पढ़ा है तो आप इसका भी आंसर कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू ब्रूफर बर्नर लॉ कस्टम्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल मॉडल, कि कौन से इकोलॉजिकल मॉडल के जो है किसमें लॉ कस्टम्स, जो सोशल मीडिया हो गई, जो हमारी लॉ मेकिंग एजेंसीज होती हैं, वो कैसे किसी बच्चे पे इम्पैक्ट करती हैं, वो कौन से सिस्टम में आता है। तो इसको मैं अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो इसमें माइक्रो सिस्टम है इसका एग्जांपल, पर इसे हम डिटेल में कर लेते हैं क्योंकि टीचर्स कई बार इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, एक इंडिविजुअल टॉपिक है, सोशलाइजेशन के अंदर आता है, पर करवाते नहीं है। तो इसी के बेसिस पे ये 5 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्जो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। तो नाम से आप समझ जाओ कि जो सबसे छोटा है वो कौन सा, सबसे छोटा वो सबसे इमीडिएट होगा, सबसे पहले आएगा, वो कौन सा, माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में कौन सी चीज़ें आएंगी, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स आएंगे। तो इमीडिएट इन्वायरमेंट लाइक फैमिली एंड स्कूल्स, कि फैमिली और स्कूल्स के बेसिस पे है कि फैमिली डायनेमिक रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड द एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब जैसे हमारे कौन सा, कि
मामा मामा हो गए, मामा नाना वगैरह, ये सब जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं, दादा दादी आते हैं, इमीडिएट फैमिली में अपने मदर फादर आते हैं, अपने सिबलिंग्स आते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे। दूसरा मीजो सिस्टम, मीजो सिस्टम में वो सिस्टम आता है इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम, कि माइक्रो सिस्टम कौन कौन से हो गए, 2 माइक्रो सिस्टम हो गए। माइक्रो सिस्टम जैसे इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम्स, माइक्रो सिस्टम्स के मतलब पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी हैं, फैमिली और स्कूल। फैमिली और स्कूल यहाँ पे क्या है कि एक माइक्रो सिस्टम में कैसा काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, कि एक स्कूल बच्चे पे कैसा इंपैक्ट करती है, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स उस पर कैसे इंपैक्ट करते हैं। पर जब दो माइक्रो सिस्टम कौन कौन, फैमिली प्लस स्कूल, इसका मेन एग्जांपल क्या हो सकता है, फैमिली प्लस स्कूल हमारी कहाँ मिलती है, हमारी पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर। जब वो पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर जब बच्चे के बारे में डिस्कशन होता है, तो वो कौन से सिस्टम में, 2 माइक्रो सिस्टम अलग अलग थे। यहाँ पे कौन सा, स्कूल अलग इंपैक्ट कर रही थी बच्चे पे, फैमिली अलग इंपैक्ट कर रही थी बच्चे पे। पर जब दोनों माइक्रो सिस्टम एक साथ आके जब रोल प्ले करते हैं, तो वो किसके अंदर, मीजो सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। जब 2 माइक्रो सिस्टम, वो कोई भी 2 माइक्रो सिस्टम हो सकते हैं, कि जब इमीडिएट फैमिली हो सकती है या एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब जो हमारे दादा दादी, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो। पर जब 2 माइक्रो सिस्टम आपस में बैठ के बातें करते हैं ना, जो इमीडिएट नेबर हो गए, वो सब चीज़ें आपस में बैठ के जब तुम्हारे बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, तो वो उसके लिए कौन सा, मीजो सिस्टम हो जाता है। एक्सो सिस्टम में क्या है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग एनवायरमेंट लाइक पेरेंट एंड वर्क प्लेस, कि इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि आपके जो माइक्रो सिस्टम में जो लोग हैं, उनका वर्क प्लेस, जैसे आपके मदर फादर है, मदर फादर का वर्क प्लेस से आपका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, मदर फादर के वर्क प्लेस से आपका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। पर वहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे जो आपके मदर फादर, अगर वर्क का स्ट्रेस है, वर्कलोड है, उसी की वजह से आप पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, घर आने के बाद में जो आपके ऊपर जो मदर फादर के वर्क प्लेस का, या फिर आपका ब्रदर सिस्टर है जो भी काम कर रहा है बाहर, उसके वर्क प्लेस थोड़ा टॉक्सिक हो गया है, वहाँ पे स्ट्रेस का माहौल है, उसके बाद में वो वहाँ से आके तुम्हारे ऊपर वो स्ट्रेस निकाल रहा है, तुम्हारे ऊपर वो चीज़ें शो हो रही है, घर में आके वो चीज़ें उसके साथ ही आ रही हैं, और उसके साथ वो जो उनका नेचर है उनमें वो आपको रिफ्लेक्ट हो रही है वो चीज़ें। तो वो क्या करेगा, वो आपको कितना इंपैक्ट करता है। तो उसके वर्क प्लेस से डायरेक्टली आपका कोई रिलेशन नहीं है, आप कभी भी उसके वर्क प्लेस में नहीं जाओगे, बट आपका और आपके ब्रदर के वर्क प्लेस का कोई भी सिस्टम ना, कोई भी डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है, पर उसकी वजह से आप पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो घर में जो माहौल आ रहा है, वो किस में, हमारा एक्सो सिस्टम के अंदर आएगा, जो कि इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें क्या है कि कम्युनिटी रिसोर्सेज, मास मीडिया, पेरेंट्स वर्क प्लेस, पेरेंट्स सिबलिंग्स किसी का भी वर्क प्लेस हो जाता है। मास मीडिया से डायरेक्टली आपका मीडिया से कोई भी रिलेशन नहीं है, पर मीडिया की वजह से आप पे कोई इंपैक्ट हो रहा है, वो चीज़ें हैं। उसके बाद में कल्चरल एंड सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल एंड सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट, इसमें अभी किसकी बात हो रही थी, जैसे हमारे लास्ट ऑप्शंस पढ़ा, लास्ट क्वेश्चन करा, उसमें किसके बारे में, हमारे सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था, लॉज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कल्चरल बिलीफ, इकोनॉमिक सिस्टम, गवर्नेंस पॉलिसी, सोसाइटल नॉर्म्स एंड द वैल्यू, सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की वजह से एक इंडिविजुअल पे क्या इंपैक्ट होता है, सोसाइटी कैसा इंपैक्ट उन पर डालती है, तो वो किस में, हमारे माइक्रो सिस्टम में आएंगे। और क्रोनो सिस्टम जो सबसे लास्ट है, सबसे आउटर पार्ट है, जो सबको कवर करते हुए चल रहा है, उसमें कौन से, इंपैक्ट ऑफ द टाइम एंड द लाइफ इवेंट्स, कि जो लाइफ इवेंट एक टाइम पे कभी भी जिंदगी में एक बार होंगे, लाइफ इवेंट्स होंगे, तो वो एक इतना ज़्यादा किसी इंडिविजुअल को इंपैक्ट करता है, कई बार उन सब चीज़ों से बाहर भी नहीं आ जाता, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट होता है। कि उसमें क्या होता है, मेजर लाइफ ट्रांजिशंस, डाइवोर्स, मूविंग इन न्यू प्लेस, चेंजिंग स्कूल और द डेथ ऑफ द लव्ड वंस। तो ये क्या होते हैं कि लाइफ के बड़े इवेंट होते हैं, जो किसके अंदर, कि लाइफ में वन से लाइफ होते हैं, कभी कभार हो भी जाते हैं, किसी के नहीं भी होते। तो उसके बेसिस पे वो चीज़ें एक लॉन्ग टाइम तक अगर वो चीज़ें याद रहती है, वो किसमें, हमारे क्रोनो सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, एक बार क्विक रीडिंग ले लेना इसकी एग्जाम से पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ए स्टेज ऑफ द मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल जज द मोरलिटी लार्जली इन द टर्म्स एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स और रूल्स इज नोन एज विच लेवल ऑफ द मोरलिटी। कि मोरलिटी के इन्होंने 3 लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो इन तीनों लेवल के अंदर फर्दर इनको 6 स्टेजेस इन्होंने दी थी। तो उन्हीं के बेसिस पे पूछा है कि किसकी मोरल डेवलपमेंट और सोशल नॉर्म्स के बारे में एंड रूल्स के बारे में इन्होंने कौन से स्टेज में इन्होंने बात करी थी। तो उसका आंसर कौन सा, कि इन्होंने देखो
अनकन्वेंशनल लेवल ऑफ द मोरलिटी, ये आंसर हो ही नहीं सकता, इन तीनों में से एक आंसर होगा। तो इन तीनों में से कौन सा आंसर हो सकता है कि इन्होंने जिसमें सोसाइटी की बात करी है, सोशल नॉर्म्स की बात करी है, रूल्स की बात करी है, वैल्यूज की बात करी है, तो वो कौन सी होगी कि नैतिकता का परंपरागत स्टेज, मोरल डेवलपमेंट ऑफ द कन्वेंशनल लेवल, कि कन्वेंशनल लेवल पे जो उन्होंने बातें करी किसकी, सोसाइटी की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, सोसाइटी के कोड ऑफ कंडक्ट की, सोशलाइजेशन की, इन्होंने कन्वेंशन लेवल में बात करी, तो इसका आंसर कौन सा है, कन्वेंशन लेवल है। उसके बाद में विच इज नॉट द कॉज ऑफ द डेलिक्वेसी, कि बाल अपराध का कारण नहीं हो सकता। बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं हो सकता कि शारीरिक दोष, कि फिजिकल डिफेक्ट हो सकता है बाल अपराध का। उसके बाद में पॉवर्टी, फेलियर, और उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है घरेलू वातावरण, उचित घरेलू। अगर प्रॉपर होम एनवायरनमेंट होगा, कि अगर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, प्रॉपर तुम्हें टाइम पे खाना मिल रहा है, सब चीज़ प्रॉपर हो रही है, पढ़ाई सब चीज़ बढ़िया हो रही है, हर एक चीज़ सब टाइम टू टाइम आपको हर चीज़ मिल रही है, आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, तो आपको अगर एडुकेट एनवायरनमेंट मिल रहा है, घर में प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो आपका कारण नहीं है किसका, नॉट द कॉज ऑफ डेलिक्वेसी, की अपराध का कारण प्रॉपर होम एनवायरनमेंट आपका अपराध का कारण नहीं बन सकता। बाकी शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, आपने देखा होगा कि ट्रैफिक में देखा होगा, रेड लाइट पे देखा होगा, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं वो आपको भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। उसके बाद में गरीबी की वजह से कोई इंसान कोई भी अपराध, कोई भी कदम उठा सकता है, फेलियर की वजह से भी, एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से भी क्राइम की तरफ मूव हो सकता है कोई भी, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रिलेटेड टू द कॉग्निशन, कि विच इज नॉट द रिलेटेड ऑफ द कॉग्निशन। तो मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, अब से कम भी हम कौन सी 11th नंबर क्वेश्चन पे है, और 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक नोट वाले आ चुके हैं। तो पेपर करते टाइम नोट को आप अपने मार्क करेंगे, बिल्कुल जैसे मैंने अभी हर एक क्वेश्चन में नोट को ऐसे राउंड करके हुए चलता हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना आंसर मार्क करना है। तो प्रिपरेशन, थिंकिंग, वॉकिंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो परसेप्शन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, परसेप्शन में हमारा किसका, कॉग्निशन का, हमारे माइंड का यूज हो रहा है। उसके बाद में थिंकिंग में माइंड का यूज हो रहा है, कॉन्सेप्शन में भी माइंड का, कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो रही है तो उसमें भी माइंड का यूज हो रहा है। तो उसके लिए क्या है कि वॉकिंग सबसे मोस्ट, कि ये किससे, हमारा 3 डोमेन होते हैं, फिजिकल, साइकोमोटर, अफेक्टिव डोमेन। तो फिजिकल के अंदर कौन से आता है, हमारी जैसे भी ये एक्टिविटी होती है, वॉकिंग, रनिंग वगैरह, जो भी फिजिकल रिलेटेड एक्टिविटी वो साइकोमोटर में आती है। अफेक्टिव डोमेन में जो हमारे इमोशन से चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो चीज़ें आती है। और कौन सा कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो हमारे माइंड से रिलेटेड चीज़ आती है। तो बाकी 3 किससे रिलेटेड है, कॉग्निशन से रिलेटेड है, बट जो वॉकिंग है वो कॉग्निशन से रिलेटेड ना होके किससे, साइकोमोटर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑल्टरनेटिव शोज द कैरेक्टर ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज गिवन बाय द जीन पियाजे, कि जीन पियाजे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। जीन पियाजे ने कितनी स्टेज दी थी, जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी थी, PCSE नहीं, ये तो डोमेन्स मैंने आपको बता दिए, ये भी चलो देख ही लो एक बार। 2 न्यूमेरिक्स है, कौन सा, PCSE। ये डोमेन्स की बात हो रही है कि फिजिकल, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। यस, उसके बाद में फिजिकल, कॉग्निटिव, साइकोमोटर का नाम आ रहा है सोशल और इमोशनल। ये कौन से हमारे डेवलपमेंट के ब्रॉड क्या है, कॉन्सेप्ट है कि फिजिकल डोमेन में हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, हमारा कॉग्निटिव डोमेन में हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, उसके बाद में सोशल डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल भी बोलते हैं, ऐसी भी मिलेगा PCSE। और उसके बाद में एक चीज और है, किसमें, ये है किसमें, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। ये इनका कई बार क्या बोलते हैं, ये जीन पियाजे की स्टेजेस का सीक्वेंस है। इन्होंने 4 टाइप की दी थी, उनके बेसिस पे कि इनमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें पूछा गया कि उसमें किस चीज का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द आइडियाज ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड द ऑब्जेक्ट परमानेंस इन द चिल्ड्रन, कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में कहां से आते हैं, कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस को आप एक ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आती है कि हमारी फर्स्ट स्टेज है कौन सी, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज में
कौन से सेंसस सबसे ज़्यादा यूज किसका, सेंसस का होता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में सबसे ज़्यादा यूज सेंसरी मोटर स्टेज में सेंसस का जब यूज होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है कि ऑब्जेक्ट का स्थायित्व है। कि उससे पहले क्या होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ द माइंड वो चीज़ें चली जाती है। कि आउट ऑफ द साइट कि जब तक वो चीज़ दिख रही है तब तक वो एग्जिस्ट करती है, अगर वो चीज़ दिखना बंद हो जाती है तो वो गायब हो जाती है। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, जब तक बच्चा किसमें, कौन सी स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, जब तक उसके बाद में 2 साल तक, 0 से लेकर 2 साल के बाद में वो चीज़ें डेवलप होती हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाएगा तो उसके लिए वो चीज़ें एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में द चाइल्ड गेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल सच एज द कन्वर्जन, लॉजिकल थॉट एंड द एमर्स। तो हमारी किसकी बात हो रही है, कि लॉजिक्स की बात हो रही है, जहां पे हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। कन्वर्जन की बात क्या होती है कि बच्चे को पहले क्या चीज़ थी, कि इससे पहले वाली प्री ऑपरेशनल स्टेज में अगर एक बीकर में 1 लीटर पानी है, उसके बाद में बट बीकर की साइज दूसरे की डिफरेंट है और इसमें भी कितना, सेम 1 लीटर पानी है। अगर बच्चे को दिखाएंगे वाटर लेवल इसमें यहां तक है, इसमें वाटर लेवल यहां तक है, अगर बच्चे को दिखाओगे कौन सी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जब 2 से 7 तक बच्चा रहेगा, तो इनका टाइम पीरियड भी लिख लो, SPCF 0 से 2, 2 से 7, 7 से 14 और 14 अबो। ठीक है, तो अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को आप दिखाओगे, क्या दिखाओगे कि कौन से में ज्यादा पानी है, तो उसमें से वो बच्चा जिसका वाटर लेवल ज्यादा है उसके टिक करेगा। पर जैसे ही वो कौन सा 7 से 11 वाले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जैसे वो एंटर करेगा तो उस टाइम पे उसमें कन्वर्जन का और इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि वाटर अमाउंट दोनों में सेम है, अमाउंट सेम है, वाटर लेवल ऊपर नीचे है, तो इसके बेसिस पे वो कन्वर्जन आता है कि वो उसे चीज़ों को वापस करके, रिवर्स करके उन चीज़ों को समझ सके। तो उसके लिए आंसर कौन सा है कि चाइल्ड गेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल सच एज कन्वर्जन, लॉजिकल थॉट्स एंड एमर्स। उसके बाद में ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आगे के 2 ऑप्शन भी है कि द चिल्ड्रेन बिगेन द रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिक। सिंबल्स किसमें, सिंबल्स में कौन सा सिंबॉलिक सीखता कौन सा, प्री ऑपरेशनल में, कि वो सिंबल्स का उसे, या फिर सेंसरी मोटर के लास्ट में और प्री ऑपरेशन के फर्स्ट में किसके सिंबल से वो चीजें समझने लगता है। उसके बाद में बिकम द कैपेबल ऑफ द क्रिएटिंग सेवरल फॉर्म्स ऑफ द लॉजिकल थॉट। लॉजिकल थॉट्स की बात किसमें आती है, लॉजिकल थॉट्स की बात किसमें, फॉर्मल ऑपरेशन में आ जाते हैं, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी, इन सब चीजों की बात करते हैं। ठीक है, कि विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द मोटिवेशन, कि मोटिवेशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, नीड्स हो गई, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, ये एनडीआई नाम से एक कॉन्सेप्ट है, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव्स, कि जो हमें किस पे, किसी चीज़ की मोटिवेशन में हमारी हेल्प करती है, कि जितनी ज़्यादा हमारी नीड होगी उतने ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे, जो कि हमारे किस में, हमारी स्पीड को मेंटेन करती है, बताती है हमारी स्पीड कितनी होगी किसी टास्क को अचीव करने के लिए। जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होगी उतना ज़्यादा हमारे अंदर इंटेंसिक मोटिवेशन आएगा। उसी मोटिवेशन के बेसिस पे हम वो टास्क की परफॉर्म करने की स्पीड है, उसकी रेट है, वो चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द नोट द कंपोनेंट ऑफ द मोटिवेशन, की मोटिवेशन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बताया, रोट मेमोराइजेशन, जो कि हमारी मेमोरी के बेसिस पे है, कि हम लॉन्ग रिटेंशन पावर, हमारी रिटेंशन पावर पे है रोट मेमोराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट हमारी रिटेंशन पावर के ऊपर है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड ऑफ द पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट, कि हमारी पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट का डायरेक्ट मेथड कौन कौन सा है। तो इसमें अगर आपको थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन सबसे इजी है, कि आपको 3 टर्म एक जैसी दिख रही होंगी, बाकी जो 1 टर्म है वो सबसे अलग दिख रही होगी। ऑप्शन पढ़ते ही आपके इसका आंसर मिल सकता है कि व्यक्तित्व समायोजक की प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, तो उसके बाद में सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सब्लिमेशन की बात करते हैं, दूसरा प्रोजेक्शन, तीसरा रिग्रेशन। ये तीनों टर्म एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जिसे किसे बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म पे बेस है, कि जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या फिर अपनी गलतियां किसी दूसरे पे थोपते हैं, तो वो किसमें, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के बेसिस पे, कि जब हम हमारी चीजें, जब अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाते या किसी सिचुएशन को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते
या फिर जो अपनी गलती है वो दूसरे पे डालना, वो अपने आप को बचाना। डिफेंस का मतलब रक्षा तंत्र से है कि अपने आप को बचाना, कि किसी भी सिचुएशन से अपने आप को बाहर रखने के लिए जो मैकेनिज्म हम यूज करते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि हमसे कोई गलती हो जाती है, गलती होने के बाद हम क्या करते हैं कि घर वालों को बताते हैं, तो उस टाइम एकदम बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर करके बताते हैं, तोतली आवाज में बोलते हैं। तो ये लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मार कम पड़ेगी, इसी गलती को भुला दिया जाएगा क्यूटनेस को देखते हुए। या फिर किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, तो वो मान ही नहीं सकता कि मैं मर सकता है, ये आएगा नहीं, दोबारा नहीं आएगा। तो आपने कभी देखा होगा एकदम से किसी सडन किसी चीज की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस टाइम पे हमारा रिएक्शन टाइम के बेसिस पे हम इन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? रिमूविंग द हर्डल्स। रिमूविंग द हर्डल डायरेक्ट मेथड ऑफ द पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट का है कि रिमूविंग द हर्डल्स को, कि बाधा निवारण करना, कि बाधाओं को दूर करना, हर्डल्स को दूर करना ही किसका डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या है कि दमन करना। दमन में क्या है कि अपनी भावनाओं को, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी हमारे पेनफुल इवेंट्स होते हैं, उन पेनफुल इवेंट्स को दबा के रखना। कि एक चीज होती है कि दर्दनाक विचारों को अवचेतन में दबा देना, कि अनकॉन्शियस चीज़ों में वो दबा देना। कई बार क्या होता है कि हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, कि कई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारे पेनफुल इवेंट्स होते हैं, जैसे ब्रेकअप हो गए किसी को, तो वो बता नहीं पाता, किसी को बता नहीं पाता, अकेला अकेले में रह के रोएगा, जो भी चीज़ें करेगा। डिप्रेशन में जिसे बोलते हैं, डिप्रेशन अलग वर्ड हो गया, बट उसमें अंदर क्या होता है, डिप्रेशन की शुरुआत ही किसमें, रिप्रेशन से होती है, रिप्रेशन से होते हैं। रिप्रेशन वर्ड याद रखना, रिप्रेशन यानी दबाना, किसको, पेनफुल इवेंट्स को दबाना। रिप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना। रिप्रेस दोबारा और ज़्यादा दबाना, तो मतलब पेनफुल इवेंट्स को दबा के रखना अपने मन के अंदर, अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, पर वो चीज़ें अंदर अंदर इफेक्ट करती रहती है। दूसरा डिनाइल, कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। जैसे मैं बता रहा था, डिनाइल में क्या होता है, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी, इनकार करना, वास्तविकता को स्वीकार ना कर पाना। कि जैसे अगर किसी की लव्ड वन की डेथ हो जाती है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो जा ही नहीं सकता, वो तो कहीं जा ही नहीं सकता, यहाँ है वहाँ है, किसी की डेथ हो गई तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाना। आपने आस पड़ोस में देखा होगा, बिल्कुल आप सोसाइटी में रहते हो, ये सब चीज़ें आपने बिल्कुल देखी होंगी। उसके बाद में प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, एट्रीब्यूट वंस फीलिंग टू अदर, कि प्रेक्षेपण, कि अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपना। कि अगर गलती किसी ने की है तो उस गलती का इल्जाम किसी दूसरे पे लगाना। कि मतलब ये हो जाता है कि आपसे कोई गलती होगी तो ये बोलो कि इसकी वजह से, कोई दूसरा आपके पास है उसका नाम लेना, उसकी बेसिस पे बोलते कि इसकी वजह से मेरे से ये गलती हुई है। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है रीडायरेक्टिंग फीलिंग टू द सेफर टारगेट, कि स्थानांतरण, की भावनाओं को किसी सुरक्षित व्यक्ति या वस्तु पर निकालना। कि डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अगर किसी चीज से आपको गुस्सा आ रहा है, कहीं पे आप ऑफिस में डांट खा के आए, ऑफिस में डांट खाने के बाद स्कूल में अगर आपसे कोई गलती हो गई, प्रिंसिपल ने आपको डांट दिया, उसके बाद में घर आके अपने बच्चों पे, अपने भाई बहनों पे उस गलती का निकालना, वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी पर आपने इतना ज्यादा सुना दिया, वो डिस्प्लेसमेंट का काम होता है। कि वहां की चीजों की जो भी डिप्रेशन, जो भी आपके पास फ्रस्ट्रेशन थी, उस पूरी फ्रस्ट्रेशन को आपने दूसरी जगह पे और चैनलाइज कर दिया। मतलब उसको वहां तो उनको तो कुछ बोल नहीं सकते थे, प्रिंसिपल को आप कुछ बोल नहीं सकते थे कि आपको बिना गलती या गलती पे आपको डांट दिया, बट घर आके अपने छोटे बहन भाई को, अपने घर वालों को या किसी के ऊपर भी वो पूरा गुस्सा, बीच में रास्ते में ऑटो वाला मिला, ऑटो पे किसी भी ऐसे रैंडम कि जिस बेचारे की कोई गलती नहीं हो उसके ऊपर वो चीजें थोप देना। उसके बाद में रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है, रिवर्टिंग द चाइल्डिश बिहेवियर। रिग्रेशन का मतलब होता है प्रतिगमन, कि बाल संरक्षण व्यवहार की ओर लौटना। कि जब हमारी कोई गलती होती है तो चाइल्डिश बिहेव करके, छोटे बच्चे की तरह, कि जैसे आपका किसी से झगड़ा हो गया, उस टाइम पे आप छोटे बच्चे की तरह बोल के कि आपको पता है कि आपकी गलती है, पर एक बच्चे की तरह बिहेव करके कि क्या पता वो आपको उस गलती को एक्सेप्ट कर ले उसके लिए। सब्लिमेशन क्या होता है, कन्वर्टिंग द अनएक्सेप्टेबल इंपल्स इनटू द सोशली अप्रूव्ड एक्शन। कि उदात्तीकरण के क्या है, अस्वीकार्य इच्छाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार रूप में बदलना। कि जो सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल चीजें होती है उनको फैक्ट्स के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे उन चीजों को प्रेजेंट करना, और अनएक्सेप्टेबल चीजों को भी सही ठहराना, वो किसमें, सब्लिमेशन में होगा। रेशनलाइजेशन, कि जस्टिफाई बिहेव विद द लॉजिकल रीजन। युक्तिकरण, किसी व्यवहार को तर्कसंगत कारणों से सही ठहराना। कि रेशनलाइजेशन क्या होता है कि लॉजिकल, किसी चीज का लॉजिक देके किसी भी जो भी अनअप्रूव्ड चीज है उसको अप्रूव करवाना। कि लॉजिक के साथ कोई भी चीजें, अगर कोई भी सिचुएशन आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फैक्ट के बेसिस पे उस चीज को समझाना, वो किसमें, रेशनलाइजेशन। और रिएक्शन फॉर्मेशन, कि एक्टिंग अपोजिट हाउ वंस फील। प्रतिक्रियात्मक गठन, कि विपरीत व्यवहार करना जो
अंदर की भावनाओं को विपरीत, अंदर की भावनाओं के विपरीत हो। कि रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है कि आप अंदर से, आपने वो कई शायरी सुनी होगी, कई सिचुएशन सुनी होगी कि अंदर से टूटा हुआ था पर बाहर से भी मुस्कुराता रहा, तो वो वाली चीजें थी कि अंदर कुछ और चल रहा है, अंदर से बहुत दुखी है पर लोगों को दिखाने के लिए वो चीजें हंस रही है, तो वो किसमें, रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर आता है। तो ये डिफेंस फॉर्मेशन थी, डिफेंस मैकेनिज्म था कि जो अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म, अपने आप को बचाना, किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना, किसी चीज को सही बताना, या फिर चाइल्डिश बिहेव करना, ये अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म है। आपके पेपर के दृष्टि से ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। इसी सेट में आपको और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। हु प्रपोज द सोशियो कल्चर थ्योरी कॉग्निशन डेवलपमेंट, कि कॉग्निशन डेवलपमेंट की एक थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पियाजे की दी थी। दूसरी हमने किसमें, जो सोशियो कल्चर की थ्योरी थी, दूसरी इन नामों में से किसने, जीन पियाजे ने दी थी, वो किसकी, कॉग्निशन डेवलपमेंट की थी। उसके बाद में वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की ने सोशियो कल्चर थ्योरी के बारे में बात करी थी, जिसमें मोर नॉलेज अदल की, जेडीपी की बात करी थी, लैंग्वेज की, थॉट की बात करी थी। तो किन्होंने बात करी थी, वो लेव वाइगोस्की ने बात करी थी कि, और उसके बाद में ब्रूनर साहब हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है, और उसके बाद में कोलबर्ग का क्या है, कोलबर्ग जी के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है। तो उन्हीं के बाद में जो सोशियो कल्चरल थ्योरी थी, जो कॉग्निशन डेवलपमेंट की थी, वो किसने, लेव वाइगोस्की ने दी थी। उसके बाद में इनकॉर्पोरेशन ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क इज द नोन एज व्हाट। तो जो हमारी क्या, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्वान मानसिक संरचनाओं को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। जो हमारी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसमें न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसके थ्रू हम न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करने ही किसमें आता है, एसिमिलेशन में आता है। ये डायरेक्ट वर्ड्स हैं। इनडायरेक्ट वर्ड से मतलब कि ये कुछ है कि जैसे एकोमोडेशन है, इक्विलिब्रियम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इक्विलिब्रियम, जैसे एग्जिस्टिंग और न्यू इन्फॉर्मेशन के बैलेंस को हम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्राइजेशन बोलते हैं। एकोमोडेशन क्या होता है कि जो चेंज करना उसमें, और एसिमिलेशन प्रीवियस इन्फॉर्मेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, फिर उसको अकोमोडेट करके उसमें इक्विलिब्रियम की स्थिति में आते हैं। तो वो सब चीज़ें किसमें, अभी तक आपने देखा होगा कि लगातार 3 क्वेश्चन किससे, हमारे कॉग्निशन डेवलपमेंट से आ रहे हैं, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है। तो कितना इंपॉर्टेंट है कॉग्निशन डेवलपमेंट, ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द हिज पीपल द टीचर शुड, कि अपने शिष्यों के समय गया था, तो विकास के लिए अध्यापकों को चाहिए कि, ये क्वेश्चन किस चीज पे, हमारी एप्लीकेशन बेस है कि अपने बच्चों को किसमें, इमोशनल डेवलपमेंट करने के लिए, अपने बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, ट्राई टू अनरप द प्लेस ऑफ द पीपल पेरेंट्स, कि वह शिष्य के माता पिता के स्थान लेने की कोशिश करे, कि उनके माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे टीचर। उसके बाद वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह को विकसित करे, वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए, अपने कुछ चुनिंदा शिष्य के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। तो देखो, पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो गया, ये कौन सा नेगेटिव वर्ड है। वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया रखना, कि टेक द लवेबल एटीट्यूड टुवर्ड द मिसचीफ ऑफ द पीपल, कि उसका शरारत के प्रति भी क्या करना, लवेबल एटीट्यूड रखना। ये किसमें, नेगेटिव की तरफ जाता है। अगर कोई शरारत कर रहा है तो उसे समझाया जा सकता है, उसे इग्नोर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में ट्राई टू असरप द प्लेस ऑफ द पीपल टीचर, कि उनके पेरेंट्स का स्थान लेना। पेरेंट्स का स्थान क्यों लेना, जब पेरेंट्स अपने जगह पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका स्थान क्यों ही लेना है। तो ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा इस चीज़ का। तो उस चीज़ पे डेवलप द लव एंड अफेक्शन फॉर हिज पीपल, कि अपने लोगों के लिए, कि जो उनके स्टूडेंट्स है, पीपल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले पीपल का मतलब समझ लो, कि जैसे स्टूडेंट टीचर होते हैं, स्टूडेंट टीचर वो कि जो बीएड कर रहे हैं वो ही है, कि जो तुम्हारा सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के लिए तुम क्या हो, पीपल टीचर होते हैं, पीपल होता है, कि उनके लिए वो कैसा बिहेव करे, ठीक है। तो इसमें एक ही आंसर बनता है कि वह अपने शिष्य के प्रति कौन सा प्रेम और स्नेह विकसित करे, कैसे, कि उनको इमोशनल इंटेलिजेंस बनाने के लिए, उनके इमोशंस को समझने के लिए, उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए, उनका इमोशनल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द लेटर चाइल्डहुड, कि लेटर चाइल्डहुड का कौन कौन सा एज ग्रुप है। ये 2 से 6 ईयर अर्ली चाइल्डहुड, 6 से 12 लेटर चाइल्डहुड, 4 से 7 अलग अलग स्टेजेस के बेसिस पे अलग अलग होते हैं, 11 से 15
एडोलेसेंस में आ जाता है। पर वैसे 12 के बाद में कौन सा, ये दोनों तो कोई लॉजिक नहीं बनता इनको, तो आप जब तक किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम देके नहीं पूछा जाता कि उन्होंने इस एज ग्रुप को कौन से में दिया, तो जर्नल के अंदर नहीं आएगा कि 0 से 2 कौन सा अपने इन्फेंसी के अंदर आता है, 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड, 6 से 12 लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद में 12 से लेके एडोलेसेंस का आ जाता है, फिर उसके बाद में 18 के बाद में अडल्टहुड का आ जाता है। तो आंसर कौन सा है, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हो गए। तो आंसर हमारे पास कौन सा है, 6 से 12 कौन सा, लेटर चाइल्डहुड के बारे में हमसे पूछा था। हु वॉज द प्रोफाउंड ऑफ द NDI मोटिवेशन फॉर्मूला, कि मोटिवेशन पढ़ाते टाइम एक प्रीवियस क्वेश्चन आया था जिसके बेसिस पे एलिमिनेशन मेथड की वजह से रोट मेमोराइजेशन को हमने एलिमिनेट किया था। तो उसी चीज़ में मैंने बताया था कि NDI एक कॉन्सेप्ट होता है, उस NDI कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, नीड ड्राइव इंसेंटिव, ठीक है। तो वो किन्होंने दिया था, तो उसके बारे में पूछा है कि इनके प्रोफाउंडर कौन थे, कि किन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ब्लेयर व जोन्स, तो ये कौन थे, इनके प्रोफाउंड थे। ब्लेयर एंड जोन्स ने किसके बारे में, NDI नीड ड्राइव इंस्ट्रक्शन के बारे में 1879 में इन्होंने बताया था, कि इन्होंने लिपजिंग में बताया, लिपजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ाते थे, वहां पे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि NDI नीड ड्राइव एंड द इंसेंटिव फॉर्मूला इज motivational theory proposed by the Blair and the Jones, which highlight the relationship between person's need and drive to satisfy those need and the incentives motivate actions। कि एक्शंस को बढ़ाने के लिए नीड एंड ड्राइव के बीच में इंटरेक्शन के बारे में उन्होंने बताया था कि कैसे नीड से और ड्राइव कितना इंपैक्ट करती है किसी चीज़ को, कि वर्क को या किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए अपने वर्क के अपने टारगेट की तरफ अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए नीड और ड्राइव कैसे वर्क करती है उसी चीज़ के बेसिस पे, ठीक है। विच वॉज द यूज बाय द थ्रस्टन इंटेलिजेंस, विच वॉज द यूज बाय द थ्रस्टन फॉर द इंटेलिजेंस, थ्रस्टन ने इंटेलिजेंस के लिए कौन सी चीज़ यूज करी थी, ठीक है। तो एक नंबर है प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, सार्वभौमिक मानसिक क्षमताएं, तटस्थ मानसिक क्षमताएं, उच्च मानसिक क्षमताएं। तो उसके बारे में विच वर्ड वॉज यूज बाय द थ्रस्टन फॉर द इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए थ्रस्टन ने कौन सी एबिलिटीज का यूज किया था। तो बुद्धिमत्ता के लिए थ्रस्टन ने इनमें से एक ही मेंटल एबिलिटीज का यूज किया था, जो कौन सी है, कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का थ्रस्टन ने किसके लिए, बुद्धिमत्ता के लिए यूज किया गया था, ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्टिविटी एरिया में नॉट बी कंसिडर एज द को स्कोलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द लर्नर, कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सविधाली शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता। सेम वही एक वर्ड पकड़ना है, उसके बेसिस पे हमें इसका आंसर करना है कि विच ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्टिविटी एरिया मे नॉट बी कंसिडर एज द को स्कोलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द लर्नर, कि उसके को स्कोलिस्टिक मतलब एक स्कोलिस्टिक होता है, को स्कोलिस्टिक होता है। स्कोलिस्ट के अंदर कौन सी चीज़ें आती है, जो हमारे कैरिकुलम से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे सिलेबस पे बेस होते हैं, और को स्कोलिस्टिक के अंदर होती है जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इनमें से आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कौन सी, कि सोशल स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यू, क्रिएटिविटी स्किल, जो हमारे किससे, हमारे यहाँ तक की जितनी भी स्किल्स हैं, ये तीनों स्किल्स के जिसके बारे में हमने बात करी, ये तीनों स्किल कहीं से कहीं तक भी हमें नहीं लग रहा कि ये पढ़ाई से कहीं भी रिलेटेड होती है। हाँ, एक्स्ट्रा बिट ऑफ नॉलेज के लिए ये चीज़ें हमारे लिए इम्पैक्ट करती हैं, कि जिसके लिए हम क्यों एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जिन सब चीज़ों का यूज करते हैं उन्हीं में आते हैं। कैरिकुलर एंड सब्जेक्ट इसमें हमारी स्कोलिस्टिक के अंदर आता है। यहाँ पे पूछा था कि को स्कोलिस्टिक का पार्ट कौन नहीं है, तो को स्कोलिस्टिक का पार्ट कौन सा, कैरिकुलर सब्जेक्ट को स्कोलिस्टिक का पार्ट नहीं है, ठीक है। द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वॉज स्टेबलाइज बाई होम, तो ये किसने, फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट के बेसिस पे ये फैक्ट्स आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ, फैक्ट्स याद नहीं होंगे तो अभी बता रहा हूँ। जो 21 दिन की पीवाईक्यू सीरीज है, इस पीवाईक्यू सीरीज के साथ आप जुड़े रहो। इसमें जो जो फैक्ट्स आए उनको एक अलग से नोटबुक बना लो, नोटबुक भी क्या 10 से 12 पेज रख लो। उन पेज में आप डे 1 से आपको जो क्वेश्चन इनमें से, जैसे 35 क्वेश्चन पर डे करवा रहा हूँ, इन 35 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन नहीं आता उसके एक्सप्लेनेशन के साथ और आप लिख लेना। और भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे भी आपको अभी कमेंट में, जैसे आपके पास
कमेंट में आप लिख के मुझे बता सकते हो कि मैंने अभी 3 से 4 मेथड्स यूज करे हैं कि भाई एक तो स्टेटमेंट के बेस पे या फिर चार्ट के बेसिस पे चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी है, दूसरी किसी मैंने एलिमेंट्स के बेसिस पे आपको चीज़ें समझानी, तीसरा एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लेके आया हूँ कि हर आंसर का। तो जो आंसर नहीं आता, जो मेथड आपको पसंद आता है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो कि सर आगे से हमें इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन इस टाइप की चाहिए। उस क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, टाइम फ्रेम मेंशन कर देना कि इस टाइम पे सर जो आपने मेथड यूज किया था उस मेथड से आप हमें आगे की फर्दर क्लासेस दो, और उसी बेसिस पे फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज स्टेबलाइज्ड बाय द होम। तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो ये चीज़ तो आपको याद कर ही लेनी चाहिए, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्कूल की बात करी गई थी। उसके अंदर सबसे पहले वुंड ने सबसे पहले साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी के बारे में बात की थी। विलियम वुंड ऑफन द कंसिडर द फादर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी, ये आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो। स्टेबलाइज द फर्स्ट psychological laboratory in Leipzig, Germany in the 1879, the mark formal beginning of the psychology as the experience and the scientific discipline। ठीक है, तो ये कुछ इनके बारे में थोड़ी सी इनका इंट्रो के बारे में थी कि ये फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी हैं। इन्होंने 1879 लिप्जिग यूनिवर्सिटी में इनके फर्स्ट लेबोरेटरी का स्टेबलाइजमेंट किया था। ठीक है, उसके बाद में चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग that their gender will not change even if they adopt the behavior, dress or hairstyle of the other gender. This type of the children's understanding is known as what? कि बच्चे क्या सोचते हैं कि वो चीज़ कौन सी होती है, वो स्टेज कौन सी होती है जहाँ पे बच्चे समझ जाते हैं कि उनके बाल बढ़ाने से, उनका ड्रेसिंग सेंस से, उनके बोलने के वे ऑफ टॉकिंग से कुछ भी अगर वो कर ले, पर वो अपने अपोजिट जेंडर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। उनकी तरह बिहेव कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, पर वो जेंडर चेंज नहीं हो सकता। वो कौन सी स्टेज होती है उसके बारे में पूछा गया है कि बच्चे की ड्रेसिंग सेंस से, उसके फिजिकल अपीयरेंस से हम नहीं बता सकते, नहीं बच्चा खुद एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को कि वो जेंडर चेंज नहीं हो सकता। तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं कि जेंडर कंसिस्टेंसी उसे बोलते हैं। कि जेंडर कंसिस्टेंसी से पता चल जाता है कि हमारे किससे, कि बिहेवियर से, ड्रेसिंग सेंस से, हेयर स्टाइल से, और हम अदर जेंडर, अदर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, उनमें से हम अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकते। जो एग्जिस्टिंग जेंडर है, जो ऑलरेडी जेंडर है, मेल है तो वो मेल ही रहेगा, चाहे वो अपना पूरी फिजिकल अपीयरेंस फीमेल की तरह रख ले, पर रहेगा वो मेल ही। पर फीमेल है वो भी चीज कैसे ही बॉय कट करवा ले, कुछ भी करवा ले, फिजिकल अपीयरेंस, बोलने का वे, चलने का वे, उनका बिहेवियर कैसा भी हो, बट वो चीज़ें उसमें नहीं चेंज कर सकती। तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेंडर कंसिस्टेंटी, लिंग संगतता। ठीक है, तो उसके बेसिस पे कि वो चेंज नहीं हो सकती, जो उनका ऑलरेडी जो जेंडर है वो ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में असेसमेंट ऑफ द ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि ऑल राउंड या होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी इज नोन एज विच टाइप ऑफ द इवैल्यूएशन। तो आपने एक वर्ड सुना होगा CCE, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, जो उसको NEP 2020 के बारे में बोला है कि इसमें फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट का दिया है, जिसमें 40-60 रेशियो के बारे में बताया गया है कि 40% फॉर्मेटिव असेसमेंट होने चाहिए, 40% फॉर्मेटिव और 60% सबमिटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर फीडबैक, ये सबमिटिव किसके बेसिस पे होता है? जजिंग के, जब फाइनल होता है, एंड टर्म एग्जाम्स, इन सब चीज़ें फॉर्मेटिव असेसमेंट में फॉर फीडबैक, फॉर इंप्रूवमेंट, ये सब चीज़ें यूज करी जाते हैं। तो उसके बारे में है। तो इनमें से असेसमेंट ऑफ द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पर्सनैलिटी नोन एज विच टाइप ऑफ द इवैल्यूएशन, कि कौन सी होगी कि जिसमें ऑल राउंड उसकी सबसे स्कोलिस्टिक एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी और सब चीज़ें जितना भी उसका ओवरऑल इवैल्यूएशन किसके अंदर होता है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या है कि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, ऐसा कोई इवैल्यूएशन नहीं होता, और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अबव 1 and 2 बोथ और नाइदर 1 and 2 बोथ। तो इसके अंदर कौन सा आएगा कि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन कुछ नहीं होता। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक मेन टर्म है, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन के नाम से कोई भी टर्म नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ये ऑप्शन। पर सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है। तो
आंसर को सबसे पहले जल्दी नहीं करनी, उसके बारे पहले देखो कि इन दोनों टर्म्स को कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन होता तो उस चीज़ को हम मार्क कर सकते हैं बोथ 1 और 2। बट कॉन्टिन्यूस के आगे इन्होंने इवोल्यूशन लगा दिया तो कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन कुछ नहीं होता। तो सतत और समग्र मूल्यांकन, अगर ये दोनों टर्म ऐसे होता, अगर ये ऑप्शन ऐसे होता तो हम ले लेते, पर ये जो आगे इन्होंने टर्म लगाई है इसके साथ नहीं है, तो इस वजह से तो हमारा आंसर कौन सा, कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिफेंस मैकेनिज्म। अभी तक हमने कितने, जितने भी 7 से 8 डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े थे, अराउंड 8 डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े थे, उसके बेसिस पे जस्ट अभी 5-6 क्वेश्चन पहले मैं आपको डिफेंस मैकेनिज्म सारे एक्सप्लेन करके आया हूँ। तो उन्हीं बेसिस पे आपने देखा होगा कि आइडेंटिफिकेशन भी है डिफेंस मैकेनिज्म, कंपनसेशन भी है, रेशनलाइजेशन और एसोसिएशन। एसोसिएशन लाइक हमने कोई भी टर्म अभी तक हमने डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर नहीं पढ़ी, तो हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा, एसोसिएशन होगा यहाँ पे। ठीक है, आउट ऑफ द साइड आउट ऑफ द माइंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेज। तो आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हमने किस में करी थी, सेंसरी मोटर स्टेज में करी थी। बाकी प्री ऑपरेशन कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन का लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अभी समझाया था। ए टाइप ऑफ द लर्निंग इन विच स्टूडेंट ट्राई टू लर्न बाय द emerging new rules through the given learning material is known as what। कि अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नई नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है। तो न्यू चीजें किसके बारे में, कुछ टर्म्स पकड़ो, इसमें पूरा पढ़े कि emerging new rules through given the learning material is known as। न्यू रूल्स हमें किस में से, इन ऑप्शन में से सबसे क्या कि रोड लर्निंग करके हम न्यू रूल सीख सकते हैं, नहीं, जो प्रीवियसली जो हमें मटेरियल दिया उसी को याद कर सकते हैं। उसके बाद मीनिंगफुल लर्निंग में किसी चीज़ का मीनिंग को समझ सकते हैं पर उसमें नई चीज़ें कुछ नहीं हो सकती। रिसेप्शन लर्निंग में क्या होगा कि अभिग्रहण लर्निंग, कि जिस लर्निंग को हम सीख चुके उसी के बेसिस पे हम उन्हीं के बेसिस पे उसमें जो चीज़ें हमें आती उसमें हमने न्यू कुछ ऐड नहीं किया। बट इसमें हमारे पास लास्ट क्या है कि डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं समथिंग न्यू, कुछ न्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उसी के बारे में हमें पूछा गया है कि न्यू लर्निंग और न्यू चीज़ों के बारे में हमें पूछा गया है। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फोर्थ लेवल ऑफ द टाइलर लेवल थ्योरी ऑफ द क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी की थ्योरीज के बारे में भी हमने पढ़ा था, जो हमारे किसमें जो थ्योरी बैच है उसी के बेसिस पे। तो जिन्होंने थ्योरी बैच ले रखा होगा उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, जिन्होंने नहीं लिया किसी और से पढ़ा होगा तो क्या पता वहाँ भी पढ़ा हो, बट उस चीज़ के बेसिस पे यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा है, सर पानी देना। तो इनोवेटिव क्रिएटिविटी किसमें, टाइलर के फोर्थ लेवल ऑफ क्रिएटिविटी में आते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ द एडोलेसेंस, कि एडोलेसेंस का दूसरा नाम कौन सा नहीं है। फिर वही क्वेश्चन आया है गुम, फिर क्या है बोला था स्टेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसमें से आप अभी भी एलिमिनेट करके वो आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ बताई थी कि हमने इतनी स्टेजेस पढ़ ली, हमने थ्योरी पढ़ ली, बीएड में पढ़ के आ गए, सब चीज़ कर ली, पर एक स्टेज का नाम आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा अभी तक। तो इसमें नोट पूछा गया है, सबसे पहले नोट को मार्क कर रहे हो, उसके बाद में नोट के बेसिस पे एक ही आंसर हमारे सबसे सामने आता है, स्मार्ट एज। स्मार्ट एज का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी लॉजिकल टर्म नहीं है, वैसे नॉर्मली हम बोल देते हैं पर ऐसी कोई टर्म्स हमने अभी तक जो स्टेज है उसमें कोई पढ़ी नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि स्मार्ट एज हमें नोट पूछा था एक ही ऑप्शन में जो सबसे पहले दिख गया, अगर नीचे स्टेटमेंट होती तब हम देखते। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड एडजस्टमेंट इज, कि अच्छी एडजस्टमेंट के लिए, किसी चीज में एडजस्ट करने के लिए, एडजस्टमेंट भी किसमें, हमने इमोशनल इंटेलिजेंस और एडजस्टमेंट को किसमें समान, बुद्धिमत्ता को और किसको, समायोजन को, हमने दोनों को साथ पढ़ा था। उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा कि अच्छे समायोजन की विशेषता क्या होती है, कि सबसे ज्यादा अच्छा समायोजन कौन कर सकता है, जो सब चीजों के साथ टॉलरेट कर सकता है, कि जिसमें सहनशीलता होती है, कि किसी को थोड़ा भी मिले उसे थोड़ा कम भी मिले, ज्यादा भी मिले, तो उन सब चीजों में क्या करना कि अपने आप को सहनशील होना चाहिए उस चीज के लिए, कि सेटिस्फाइंग नेचर का हो। तो वो क्या, सहनशीलता के बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम कि एडजस्टमेंट का सबसे गुड
क्वालिटी होती है। उसके बाद में लास्ट के 5 क्वेश्चन आए। कौन से 5 क्वेश्चन है? ये वही है कि जो सब्जेक्ट पेडागोजी के बेसिस पे आज हम साइंस का पेपर कर रहे थे, तो साइंस के पेपर PYQ है, तो उसी के बेसिस पे ये 31 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड। कि साइंटिफिक क्या है? साइंटिफिक मेथड किस चीज का है? साइंटिफिक मेथड एक रिसर्च मेथड है। साइंटिफिक एक रिसर्च मेथड। इस रिसर्च मेथड पे कुछ स्टेजेस होती हैं कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या क्या कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद में उसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर उसको आगे फर्दर लिटरेचर रिव्यू के बाद में जो क्वेश्चन है उसके बेस में ऑब्जर्वेशन करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद में उनका डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन फोरम, फिर उसके बाद में जो टूल्स हैं उनके बारे में देखते हैं, उसके बाद में टूल्स के बाद में उसके इवैल्यूएशन करके और उसके बाद में जो भी उसके रिजल्ट्स हैं उनके बेसिस पे हम देखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही साइंटिफिक मेथड के भी कुछ स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से हैं कि सबसे पहले हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन सबसे पहले नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जर्वेशन आएगा। ऑब्जर्वेशन से भी पहले क्या होगा कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम या राइजिंग द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम या राइजिंग द क्वेश्चन भी होता है, तो उसमें से या तो कोई क्वेश्चन होगा, उसके बेसिस पे हमारे पास कोई टॉपिक भी तो होना चाहिए जिसपे हम रिसर्च करते हैं। उसके बाद में हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस एक काल्पनिक चीजें होती हैं कि किसी चीज पे हमने काल्पनिक रिजल्ट सोच लिया, वो हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, उस चीज को हम अपने रिसर्च के थ्रू क्या करते हैं कि उसे सिद्ध करते हैं कि हाइपोथेसिस जो हमने करी थी, परिकल्पना की थी, वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो उनके बेसिस पे नल हाइपोथेसिस होती है, वो पॉजिटिव टाइप 1, उसके 4 टाइप होते हैं, तो वो अलग चीजें हैं, वो आपको रिसर्च में और पढ़ना पड़ेगा। पर तुम्हारे पेपर के बेसिस पे इनका सीक्वेंस पूछा गया है, तो सीक्वेंस कौन कौन सा है कि सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे, हाइपोथेसिस होगा, एक्सपेरिमेंट होगा और कंक्लूजन होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर एलिमिनेशन से निकालना है तो सबसे पहले चलो ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है, सी देखो, सी में सबसे पहले कंक्लूजन, तो जिसमें सबसे पहले कंक्लूजन उसे हम बाहर कर सकते हैं। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद में हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद में एक्सपेरिमेंट के बाद हाइपोथेसिस बनाने का क्या कहा? एक्सपेरिमेंट के बाद तो रिजल्ट आएंगे ना सीधे, तो ये भी हमारा बाहर हो जाता है। उसके बाद में इन दो में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन दोनों सेम है। ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट सबसे पहले क्या होगा? ऑब्जर्वेशन होगी, ऑब्जर्वेशन के बाद में हम हमारी क्या बनाते हैं? हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, द प्राइमरी एम ऑफ द टीचिंग साइंस एट द स्कूल लेवल इज टू, कि हमारा प्राइमरी एम क्या है स्कूल में साइंस पढ़ाने का? कि छात्रों के प्रति प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करना नहीं। उसके बाद में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, और आंसर तो यही है कि वैज्ञानिक जो हमारा कौन सा साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है उसको डेवलप करना, पर केवल फोकस ओनली सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान देना, केंद्रित करना, कि फोकस ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। तो थ्योरेटिकल नॉलेज पे तो साइंस पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हमारे पास सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बनता है? कि आंसर नंबर सी बनता है कि डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेसन प्लानिंग मॉडल इंक्लूड इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबरेट और एवेल्यूएट। तो इसकी ये 5 टर्म्स आपको देख के समझ में आ गया होगा कि आपको ऑप्शंस में भी क्या दे रखा है कि इन सबका पहले देखो, इंगेज में ई, एक्सप्लोर का ई, एक्सप्लेन का ई, एलेबरेट का ई एंड एवेल्यूएट का ई। तो इन तीनों को, इन 5 को आपने देखा होगा, तो नीचे आपको ऑप्शन में कुछ सिमिलरिटी दिखी होंगी कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि सी ऑप्शन क्या है कि 5E मॉडल। तो इस बेसिस पे हर टाइम यही आंसर नहीं होगा, बट इसका आंसर यही है क्योंकि लेसन प्लानिंग में हमने 2 ही चीज यूज करी है, एक तो ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज की है, एक 5E मॉडल यूज किया है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में कैप का हमने यूज किया गया है। कैप कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स के बारे में हम बात करें। इनके बेसिस पे जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, कॉग्निशन के कीवर्ड होते हैं, कुछ अफेक्टिव के, कुछ साइकोमोटर के कीवर्ड्स होते हैं, उन्हीं का यूज करके हम लेसन प्लानिंग करते हैं। और 5E में हमने सबसे पहले बच्चों को इंगेज करना है, फिर उसको जो टॉपिक उसको एक्सप्लेन करके, इलेबरेट करके, आखिरी में उनको इवैल्यूएट करके बताना है। ठीक है, उसके बाद में फॉर्मेटिव असेसमेंट इज मेनली कंडक्टेड, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों कंडक्ट किया जाता है? कि कक्षा में छात्रों की रैंक निर्धारित करने के लिए नहीं, रैंक के लिए कौन सा समेटिव असेसमेंट आता है?
उसके लिए पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद मूल्यांकन करने के लिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स के कंप्लीट होने पे फिर भी हम कौन सा एंटम एग्जाम्स किस में आते हैं, हमारे समेटिव इवैल्यूएशन में आते हैं। मॉनिटरिंग स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक, जहां पे किसकी, छात्रों की निगरानी और प्रतिक्रिया देने में, फीडबैक देने की बात हो रही है कहां पे, मॉनिटरिंग और फीडबैक। मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक किसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है, किसमें, फॉर इंप्रूवमेंट पर्पज के लिए, कि बच्चे में कैसे, उसमें क्या क्या गलती हो रही है, उन सब चीज़ों को समझाने के लिए, जो इंप्रूवमेंट पर्पज के लिए हमें ये सब चीज़ें बताइए। अंतिम परीक्षा में ग्रेड को तय करने के लिए, कि डिसाइड द ग्रेड फॉर द फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए हमने सबमिटिव करते हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा कौन सा है, सी है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द लो कॉस्ट टीचिंग एड इन द साइंस, कि साइंस के अंदर लो कॉस्ट टीचिंग एड क्या होते हैं। टीचिंग एड्स का हम क्या किस में यूज करते हैं, कि जब हम हमारा लेसन डिलीवर करते हैं तो उसके लिए जिस एड का हम यूज करते हैं उनको हम टीचिंग एड्स बोलते हैं। वो टीचिंग एड्स कौन कौन सी हो सकती है, वो हमारा चौक बोर्ड सब चीज़ों से लेके हमारे क्लासरूम में जो हमारा TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उन सब का यूज करके जैसे हम हमारा लेसन डिलीवर करते हैं तो हमारे टीचिंग एड्स में आता है। तो इनमें से 4 टीचिंग एड्स का दिए कि 3D स्मार्ट बोर्ड। 3D स्मार्ट बोर्ड का मतलब है कि जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये 3D स्मार्ट बोर्ड है। डिजिटल माइक्रोस्कोप हो गया। उसके बाद में पेपर मेड वाटर साइकिल मॉडल और वर्चुअल रियलिटी ग्लासेज। तो हमें पूछा क्या गया है कि लो कॉस्ट टीचिंग एड, ये सारे टीचिंग एड हैं पर सबसे लो कॉस्ट किस में आएगी, क्योंकि डिजिटल बोर्ड भी महंगा आता है अप्रोक्स 1 लाख, डिजिटल माइक्रोस्कोप ये भी महंगा आता है, उसके बाद में वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस ये इन सबसे महंगे हैं, उसके बाद में पेपर मेड वाटर साइकिल, जो पेपर से मेड वाटर साइकिल होती है, जो चार्ट पेपर से या फिर कार्डबोर्ड से जब हम वो वाटर साइकिल बनाते हैं, वो इकोनॉमिकली लो कॉस्ट टीचिंग एड सबसे वही हो सकता है जो इजीली प्रोवाइड हो सकता है हर एक के लिए वो चीज़ें यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू क्लास, आई होप आपको इस सीरीज में जो क्वेश्चन करे होंगे इनमें मज़ा आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी, और फर्दर किसी भी चीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू।